चलिए अगला टॉपिक, टाइटल नंबर 3.4। ठीक है, 3.4 ओम्स लॉ। देखो ये बात है 1828 की अराउंड। हमारे साइंटिस्ट का नाम था जीएस ओम, ठीक है। और उन्होंने थोड़ा सा रिलेशन आइडेंटिफाई किया पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में। तो उनका क्या लॉ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जो है वो तो इसको बहुत अच्छे से याद रखो, वाइवा में तुमको आखिरी तक के ओम्स लॉ आते ही रहेगा, है ना, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इसका स्टेटमेंट क्या है। एज लॉन्ग एज द फिजिकल स्टेट of a conductor remains same, the current flowing through the conductor is directly proportional to potential difference applied across it as long as the physical state of the conductor remains same। फिजिकल स्टेट मतलब क्या, कंडक्टर का लेंथ, कंडक्टर का एरिया, है ना। ये सारी बातें जब तक के सेम है, जब तक आप इनके साथ छेड़खानी कुछ नहीं करते, तब तक करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट। फॉर एग्जाम्पल, है ना, दो बीकर्स है, पाइप से कनेक्टेड है ना, पानी का फ्लो एक बीकर में से दूसरे बीकर में जा सकता है। अब इमेजिन करो कि दोनों बीकर में पानी अच्छा खासा आपने आधा आधा बीकर भर के रखा है। मैं थोड़ा सा ऊपर उठाता हूँ, मैंने थोड़ा सा ही ऊपर उठाया तो पानी का फ्लो होगा ऊपर से नीचे, हायर बीकर टू लोअर बीकर। और मैं ज़्यादा ऊपर उठाऊंगा तो तुमको क्या लगता है, पानी का फ्लो ज़्यादा तेज़ी से होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पानी धर धर कर नीचे जाएगा। तुमको नहीं लगता तुम जितना ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर रहे हो उतना ज़्यादा पानी का फ्लो क्रिएट हो जा रहा है वहाँ पे। तो सिंपल सी बात है यहाँ पर कि भाई बैटरी में तुम जितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे या कंडक्टर के अक्रॉस तुम जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे उतना ज़्यादा उसमें क्या होगा, करंट का फ्लो जनरेट होगा। मैथमेटिकली इसको ऐसा लिखूंगा मैं, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V या फिर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अगर मैंने ये वाला रिलेशन चुना तो मैं यहाँ एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी दे सकता हूँ, है ना, V इक्वल्स टू RI, जहाँ पर R क्या होगा, आपका रेजिस्टेंस, है ना, रेजिस्टेंस क्या है बेटा, रेजिस्टेंस बोलते हैं, हाँ ऑफकोर्स हम बोलेंगे रुकावट, अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, है ना। एक मान लो करंट तेजी से आ रहा, भागते हुए, उसकी बहुत चार्जेस तेजी से आ रहे, उसके बाद बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है, रास्ते में तुमने रेजिस्टेंस डाल दी है ना। तो अब क्या होगा, जो भी एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस, तो आगे जाके हम लोग डिस्कस करेंगे ओरिजिन ऑफ रेजिस्टिविटी में क्या होता है। तो उसमें क्या होगा, उस रेजिस्टेंस के वजह से इनकी एनर्जी थोड़ी सी लॉस हो जाएगी। वो जो इतनी एनर्जी से भागते हुए आ रहे थे इलेक्ट्रॉन्स या चार्जेस, वो उतनी एनर्जी से नहीं जा पाएंगे, तो उनकी एनर्जी का क्या हो गया, थोड़ा सा लॉस आ गया, तो पोटेंशियल में फ़र्क आ जाता है उसकी वजह से। तो हम लोग वही कहेंगे ये रुकावट यानी कि रेजिस्टेंस हमारी है, ठीक है। रेजिस्टेंस अगर मैं कहूँ तो रेजिस्टेंस का SI यूनिट, रेजिस्टेंस का वो क्या होता है, ओम, इसका सिंबल होता है ओमेगा, ओमेगा उसका सिंबल है। और अगर मैं डायमेंशन की बात करूँ रेजिस्टेंस की, बताइए कौन है बताएगा, मैं डायमेंशन निकाल सकता हूँ, R इक्वल्स टू V/I से करो, V इज इक्वल्स टू W/Q, तो W/QI
W का M1 L2 T-2, I का T1 A1, करंट का A1। तो फिर क्या होगा, रेजिस्टेंस का डायमेंशन देखो, M1 L2 T-3 A-2, दिस इज द डायमेंशन फॉर रेजिस्टेंस, है ना। रेजिस्टेंस का डायमेंशन M1 L2 T-3 A-2, ठीक है। जो चीज़ मैंने अभी यहाँ बताया उसको थोड़ा ग्राफिकली देखते हैं कि अगर मेरे पास ये ग्राफ प्लॉटेड है, ये ऊपर y एक्सिस पे V है और यहाँ I है, तो ग्राफ कुछ इस तरह से होगा आपका, है ना। V वर्सेस I, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो V वर्सेस I ऐसा आएगा। और अगर मैंने यहाँ पर कोई भी दो पॉइंट्स लिया और मैंने यहाँ पर डेल्टा I कैलकुलेट किया और यहाँ पर भी मैंने डेल्टा V कैलकुलेट किया, तो डेल्टा V अपॉन डेल्टा I यानी कि स्लोप ऑफ द ग्राफ, ये आपको क्या देगा, रेजिस्टेंस ही देगा। आप एक और तरीके से स्लोप निकाल सकते हैं, एंगल अगर θ1 दिया हुआ है तो tan ऑफ θ1 से भी आप रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो। tan ऑफ θ1 से भी क्या कैलकुलेट कर सकते हो, रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो। और अब देखो भैया, ये मैंने I वर्सेस V ग्राफ बोलना चाहिए इसे। अब अगर मैं V वर्सेस I ग्राफ बनाता हूँ, है ना, याद रखना कौन सा x एक्सिस पे कौन है, y एक्सिस पे कौन है, गौर से देखना इसको। और ये ग्राफ कुछ इस तरह से आ रहा है ना, मेकिंग एन एंगल ऑफ θ2। तो अब मैं अगर सपोज करो यहाँ पर फिर से दो पॉइंट्स ले लेता हूँ, ये क्या रहेंगे, डेल्टा V और ये क्या रहेगा, डेल्टा I। और अब अगर मैंने डेल्टा I अपॉन डेल्टा V लिया, यानी कि जो मैंने स्लोप निकाला, तो इस बार क्या वो रेजिस्टेंस आएगा, नहीं, इस बार वो आएगा कंडक्टेंस। ये क्या आएगा बेटा, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस इज नथिंग बट अपोजिशन ऑफ या अपोजिट ऑफ या रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज कंडक्टेंस। अगेन कंडक्टेंस इस तरह से भी निकाल सकते हैं, tan ऑफ θ2 ले लो तो आपको वो कंडक्टेंस मिल जाएगा। अगर आपको कंडक्टेंस का ऐसा यूनिट चाहिए, कंडक्टेंस का ऐसा यूनिट चाहिए, तो कुछ नहीं बेटा, है ना, एक तो आप उसको क्या लिख सकते हैं, ओम इनवर्स, या ऐसा भी लिखा जाता है इसको मो, या फिर साइमन, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग ने देखा कि ये आपके रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट यहाँ पर इस तरह से आता है। बहुत इजी है ये, तो तुमने 9वीं 10वीं में पढ़े होंगे यार, ये है ना, इतना सब कुछ तो तुम्हारा ऑलरेडी हो चुका होगा, इसीलिए मैंने फास्ट लिया हो। अमजद, फेंक दो फिर। ये हो गया था बेटा लेफ्ट साइड का, लेफ्ट साइड का सभी का हो गया। अब देखो बेटा, अक्सर ये देखा गया है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द कंडक्टर, है ना। एरिया ऑफ द कंडक्टर को डायरेक्टली, लेंथ ऑफ द कंडक्टर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना, और एरिया ऑफ कंडक्टर को इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अरे सिंपल सी बात है, देखो ये कंडक्टर है ना, मान लो करंट यहाँ से या चार्ज यहाँ से घुसता है, करंट पकड़ लो आप, करंट यहाँ से घुसता है और बाद में वो यहाँ से करंट निकलेगा। अब जाहिर बात है जब करंट या पॉजिटिव चार्ज थोड़ी देर के लिए इमेजिन कर लेता हूँ मैं, हालांकि इलेक्ट्रॉन के फ्लो से होता, मगर अपने आप को थोड़ा आसानी से समझने के लिए मैं इमेजिन कर रहा हूँ, मैं अगेन बोल रहा हूँ, मैं इमेजिन कर रहा हूँ, इट इज़ नॉट फैक्ट कि पॉजिटिव चार्जेस इधर से फ्लो होते हुए जा रहे हैं, मगर रास्ते में वो कोलाइड हो रहे हैं एटम्स के साथ, जो उनके रास्ते की रुकावट बन गई, जो उनके रास्ते की क्या बन रही है, रुकावट। अच्छा ठीक है, मान लो यहाँ जब वो गया था तो 10 जूल पर कुलम की एनर्जी से गया था। अब जब वो यहाँ से निकला तो 6 जूल पर कुलम की एनर्जी से निकला, है ना।
रास्ते में इसको कुछ 5-6 एटम्स मिलेंगे और उनके साथ धड़ 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 टकरा के वो आगे पहुंचा किसी तरह। अब तुम क्या करो, इसकी लेंथ को बढ़ा दो, डबल कर डालो। इसने कितनी खाया था? 4। ये फिर से क्या करेगा, 4 जूल की एनर्जी खा जाएगा, क्योंकि और एटम्स मिलेंगे उसको और उनसे कोलाइड होगा तो और 4 खा जाएगा। बाहर जब निकलेगा तो कितनी एनर्जी? 2 जूल पर कूलम। क्या नजर आया तुमको? है ना कि यहाँ पोटेंशियल में फर्क कितने का था? पोटेंशियल जूल पर कूलम बोले तो वोल्टेज होता है वो, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर V इज इक्वल्स टू W/Q, है ना। जूल पर कूलम बोले तो क्या? वोल्टेज। यहाँ कितने का वोल्ट का फर्क आया? यहाँ 4 वोल्ट का फर्क आया था। इसके ऐड होने से, लेंथ बढ़ने से कितने का फर्क आ गया? है ना, यहाँ पर 8 वोल्ट का फर्क आ गया। तो पोटेंशियल में जो फर्क है वो डबल नहीं हो गया लेंथ बढ़ाने से, है ना। हम बोलते हैं कि V इज इक्वल्स टू RI, तो R इज इक्वल्स टू V/I है। तो हम कहेंगे अरे भैया तुमने पहले मतलब पहली सिचुएशन में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये था, अगली सिचुएशन में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था? ट्वाइस V/I। तो तुमने देखा R2 इज इक्वल्स टू क्या है? 2 टाइम्स ऑफ R1। तो तुमने ऐसा क्या किया कि R2 2 टाइम्स ऑफ R1 हो गया, तो लेंथ डबल किए। तो तुमने क्या नोटिस किया? लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ रहा है ना। तो लेंथ इज डायरेक्ट, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, है कि। अब वहीं अगर सपोज करो, मान लो कि ये अगेन फिर से मैं कंडक्टर लेता हूँ, फिर से मान लो यहाँ से करंट आए गया, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से यहाँ जाने पर जो पोटेंशियल में डिफरेंस आया होगा वो V आया होगा। अब मैं क्या करता हूँ कि भैया अब ये इसको डबल ऐसा कर देता हूँ, डबल मैंने इस तरह से किया। तो अब मान लो यहाँ से सिर्फ 10 चार्जेस जो जा सकते थे, अब 20 चार्जेस जा सकते हैं। अरे जगह बढ़ गई ना जाने के लिए, पहले इतने से जगह में से जाने का था ना, अब इतनी बड़ी जगह हो गई ना, अब ज़्यादा चार्जेस जा सकते हैं इसमें से। अब ज़्यादा चार्जेस जा सकते हैं मतलब पहले अगर करंट I फ्लो हो सकता था तो इसमें से भी अब I होगा फ्लो। तो अब अगली सिचुएशन में करंट कितना फ्लो होगा? 2I। अब अगर फिर से मैं फॉर्मूला बनाऊं R1 इज इक्वल टू V/I, और अगर अगले सिचुएशन में R2 इज इक्वल टू V/2I, तुमने सिर्फ क्या करे? डबल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। करंट डबल हो गया, रेजिस्टेंस आधा हो गया, है ना। तो मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से उल्टा असर पड़ता रेजिस्टेंस पे, तो इसीलिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आया समझ? तो ठीक है भाई, ये तो सिर्फ समझाने के लिए एग्जांपल्स थे। हम अभी बोलेंगे ओके ये बात तो ये समझ में आ गई, इतना समझ में आ गया कि R1 रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ को और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को। कंबाइन में अगर मैं लिखूँ तो उसको ऐसा लिखूंगा L/A, कंबाइन में, है ना। इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन में लिखा मैंने L/A। फिर वंस अगेन यहाँ पर एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आएगी जो कहेंगे रो। ये रो क्या है भैया? ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इसको कहते हैं रेजिस्टिविटी। इसको क्या कहते हैं बेटा? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी इसको डिफाइन ऐसे किया जाता है, रो इज इक्वल टू RA/L। मान ले A की वैल्यू 1 मीटर स्क्वायर है और L की वैल्यू क्या है? 1 मीटर है। A की वैल्यू 1 मीटर स्क्वायर है, L की वैल्यू क्या है? 1 मीटर है। तो अब रो किसके बराबर हो जाएगा? R के बराबर हो जाएगा। तो रेजिस्टिविटी को ऐसे डिफाइन करेंगे, जम्मू पे छक्का मार गया। रेजिस्टिविटी इज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टर of unit cross sectional area, unit cross sectional area, खोलो भाई दरवाजा, पर यूनिट लेंथ, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टर ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया पर यूनिट लेंथ, है ना। ये हमारे पास रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन हो जाएगा। ओ भैया इतना resistance offered by the conductor of unit cross sectional area per unit length. This is the definition for resistivity. अब अगर on that basis अगर मैं resistivity की SI यूनिट पूछूं, SI यूनिट ऑफ resistivity, इसी के बेसिस पे बताओ ओम का क्या आएगा, रेजिस्टेंस का क्या आएगा ओम,
एरिया का मीटर स्क्वायर, इधर मीटर, तो क्या हो जाएगा ओम मीटर, ओम मीटर। अच्छा ठीक है, डायमेंशन बना सकते हैं आप, यूनिट पे से ही बना सकते हैं आप। रेजिस्टेंस का क्या था, M1 L2 T - 3 A - 2, उसमें ये मीटर का डायमेंशन जुड़ जाएगा, तो M1 L1 का L3 हो जाएगा ना, हाँ L जुड़ जाएगा, सही है। तो अब क्या हो जाएगा, M1 L3 T - 3 A - 2, ये इसका डायमेंशन हो जाएगा। आएगा समझ में, है ना। जस्ट एज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस was called as conductance, reciprocal of resistance was called as conductance, reciprocal of resistivity is called as conductivity, है ना। तो ये उधर का हो गया लिखना सभी का। तो अब रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड एज कंडक्टिविटी। मगर उससे पहले एक चीज आपको नोट करना पड़ेगा यहां पे, अब मेंटेन करना भैया, तुमने आ गए तो लाइट, चलो देखो, एक चीज बताना रहेगा आपको उसमें कि नोट करके लिखना चाहिए, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ एनी कंडक्टर बोलना चाहिए, ऑफ एनी कंडक्टर डिपेंड्स ऑन मटेरियल एंड टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी है वो दो बातों पर डिपेंड करती है, एक तो किस चीज़ से बना है, एल्यूमिनियम है या कॉपर है, वो बात पे डिपेंड करता है, और उसका टेम्परेचर क्या है ना, इस बात पे भी डिपेंड करता है। रेजिस्टिविटी ऑफ एनी कंडक्टर डिपेंड्स ऑन मटेरियल एंड टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। अब आगे, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी is called as conductivity. Reciprocal of resistivity is called as conductivity, जिसका सिंबल सिग्मा होता है। सिग्मा इज इक्वल टू, फिर मैं लिख सकता हूं 1/ρ, 1/ρ, यानी वो रो क्या था, RA/L था, ये हो जाएगा L/RA। फिर सिग्मा का जो SI यूनिट है वो क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स, या फिर साइमन पर मीटर, या फिर मो पर मीटर। और अब डायमेंशन जो है सारे के सारे इसके सिंबल्स जो है वो मतलब पावर्स जो है वो उल्टे हो जाएंगे, M-1 L-3 P3 A2। हुआ। अब हमको देखना है रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड रेजिस्टिविटी एज वेल एज कंडक्टिविटी। ये लेफ्ट साइड का हुआ आपका बेटा, देख लो। करंट डेंसिटी
एंड रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी। करंट डेंसिटी का रेजिस्टिविटी के साथ या फिर करंट डेंसिटी का कंडक्टिविटी के साथ आपको रिलेशन देखना है। पिछले साल ये निकाल दिया गया था ना टॉपिक रेजिस्टिविटी, नहीं कलर कोडिंग निकाले था मैंने, कलर कोडिंग, सॉरी रेजिस्टिविटी नहीं कलर कोडिंग। इस साल क्या करते पता नहीं, वो रखते कि नहीं रखते। हाँ दिसंबर तक क्या था, हो सकता प्रोबेबली जो पिछले साल निकाले इसी साल वो भी निकाल सकते थे, निकाल सकते, मगर चांस नहीं लेना है अपने को, अभी अनाउंस नहीं होना वो, जब तक अनाउंस नहीं होता जब तक के कोई चांस नहीं, सभी पढ़ो। अगर मैं एक कंडक्टर इमेजिन करूं जिसका लेंथ स्मॉल एल है, ये है वाला हिस्सा पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच्ड है, ये वाला हिस्सा नेगेटिव टर्मिनल से अटैच्ड है ना। मतलब यहाँ पर मैं ऐसा मान के चल सकता हूँ कि लाइन से बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर लाइन से बहुत सारे नेगेटिव चार्जेस हैं। वो हुआ नहीं कि आपको लिखना, लिख लो, 1 मिनट दिया क्योंकि फोकस चाहिए आपका मेरे को फिर। चलो हुआ। तो एक कंडक्टर को मैंने इमेजिन किया है यहाँ पे इस तरह से, कंडक्टर के इस हिस्से को मैंने पॉजिटिव चार्ज से या पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से जोड़ा हुआ है और ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से मैंने यहाँ जोड़ा है। अभी बैटरी तुम्हारे को आई नहीं असल में, है ना, अभी तुम्हारे को बैटरी का बताया नहीं उन्होंने, अभी सिर्फ बोले कि भैया इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है इस वजह से, मगर अपने को क्या थोड़ा सा नॉलेज है ही बेसिक लेवल पे कि बैटरी लगाने से होता है ये सब कुछ, तो मुँह से निकाली जाता हूँ थोड़ा बहुत। तो इमेजिन करो कि भैया यहाँ पॉजिटिव चार्जेस है, यहाँ नेगेटिव चार्जेस है। ऑफ कोर्स उसके वजह से इलेक्ट्रॉन्स अंदर के कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो होंगे, जिसके वजह से यहाँ पर करंट जनरेट होता है ना। हम लोग कहते हैं कि ये पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस ने इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा किए, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा किए, जिसके वजह से यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ। क्या जनरेट हुआ? पोटेंशियल डिफरेंस। और उस पोटेंशियल में डिफरेंस आने की वजह से आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होकर इधर से उधर जा रहे हैं। अब अगर मैं कहूं, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में कैपेसिटेंस पढ़े होंगे, ये एक कैपेसिटर है, ये इसकी पॉजिटिव टर्मिनल और ये एक नेगेटिव टर्मिनल, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है बेटा? d। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड E जनरेट हुई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन आपको याद होगा V/d इक्वल्स टू V/d। देखो अच्छे समझो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट हुई, V बोले तो पोटेंशियल में डिफरेंस, D बोले तो डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स या डिस्टेंस बिटवीन द पॉजिटिव चार्ज एंड द नेगेटिव चार्ज भी बोल सकता मैं। ऐसी सीन यहाँ पर भी है, तो मैं यहाँ पर E को क्या लिख सकता, फिर यहाँ पर E को लिख सकता E इज इक्वल्स टू V/d के जगह L। अरे ये डिस्टेंस कितना है? D की जगह L। देखो V इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं आप? E इंटू L, है ना, इक्वेशन नंबर 1। बट V इक्वल्स टू RI, V इज इक्वल्स टू RI, R इक्वल्स टू रो L अपॉन A, आया ना, है ना, रो L अपॉन, अभी थोड़ी देर पहले देखे अपन ने, R इक्वल्स रो L अपॉन A। R की जगह वैल्यू डाल दे,
तो V इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A इंटू I। अच्छा ठीक है भाई, मान लिया। अब देखो यहाँ पर I अपॉन A, ये क्या होता है? करंट डेंसिटी, यानी कि J इंटू रो इंटू L। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1 and 2। अरे भाई देखो ना, ये बन गया I अपॉन A, करंट डेंसिटी का J बन गया, रो जैसे की वैसी, L जैसे की वैसी, फ्रॉम 1 and 2। LHS में देखो कौन कौन है, V है। RHS में क्या है? EL, J और L। इक्वेट करो तो क्या हो जाएगा? E इंटू L इजिकल्स टू J रो L। L और L हुआ कैंसल, देयरफॉर आप लिख सकते हैं E इज इक्वल्स टू J रो। अगर आप चाहे तो वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, खैर मेन स्केलर फॉर्म में लिखे तो ज़्यादा बेटर है अभी का। देयरफॉर J इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ लिख सकता हूँ 1 अपॉन, नहीं सॉरी, हाँ J अपने J इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रो इंटू ई। J इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रो इंटू ई, या E बाय रो बोलते हैं जिसको, ये आ गया। 1 अपॉन रो मगर क्या होता है? सिग्मा। तो मैं J इज इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ? सिग्मा इंटू ई। ये मेरे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रिलेशंस आ गए। J इक्वल्स टू E बाय रो और J इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ई। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ध्यान दीजिएगा इसके। लिखिए, आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी की पहली डीपीपी मिल गई ना? अभी भी उस दिन काई की डीपीपी बांटा उसने? इलेक्ट्रोस्टैटिक, हाँ 8 नंबर की ना, बस एक 9 नंबर की बाकी है, कॉम्बिनेशन वाला। और 6 डिस्कस हो गया था, 7 और 8 9 बाकी है ना, 9 तो यही नहीं अभी। कल का लेक्चर बढ़ा जाएगा कि थोड़ा सा, तो कल डिस्कस नहीं कर पाऊंगा मैं। आज देखते का टाइम बचा तो आज कर लेंगे। ध्यान दो इधर। नोट, if a wire of resistance capital R, length L, area of cross section A is stretched n times, then new length will be L dash is equals to n into L, and area of cross section will be A dash is equals to A by N. Hence new resistance can be calculated as R dash is equals to rho L dash upon A dash, मगर L dash तो बन गया है N इंटू L और A dash है आपका A by N। ये N ऊपर जाके फिर N स्क्वायर रो L अपॉन A हो जाएगा, therefore R dash is equals to N स्क्वायर R। R dash is equals to N स्क्वायर R। देखो क्या दिया है, एक आपके पास वायर था जिसकी शुरुआती लेंथ L थी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A था, रेजिस्टेंस R था। ये वायर
है ना, लेंथ L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, रेजिस्टेंस R। आपने इसको खींचने के बाद उसकी लेंथ डबल हो गई। देखो कोई भी ऑब्जेक्ट को कुछ भी करो तुम उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता, तो अगर लेंथ डबल होगी तो वॉल्यूम को बैलेंस रखने के लिए एरिया आधा हो जाता है। लेंथ अगर ट्रिपल होगी तो वॉल्यूम को बैलेंस रखने के लिए एरिया 1/3 हो जाएगा। लेंथ अगर 4 गुना बढ़ गई 4L हो गई तो वॉल्यूम को बैलेंस रखने के लिए एरिया 1/4 हो जाता है ना। तो मैं बोलूँगा ठीक है, आपने मान लो n टाइम्स लेंथ को बढ़ा दिया तो एरिया क्या होगा, n टाइम्स कम हो जाएगा। अब लिटरली भाई लेंथ भी बढ़ गया, बदल गया, एरिया भी बदल गया, रेजिस्टेंस पे कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ा ही होगा। अब देखो नया रेजिस्टेंस क्या होगा, रो L'/A'। अब आप बोलेंगे सर रो को फ़र्क नहीं, अरे रो को सिर्फ 2 चीज़ों से फ़र्क पड़ता, मटेरियल बदलने से, टेम्परेचर से। मटेरियल बदल गया क्या, टेम्परेचर बदला क्या, नहीं, तो रो को क्यों फ़र्क पड़ेगा, L'। अब नई लेंथ कितनी है, पुराने वाले लेंथ की NL। एरिया कितना है, A/N, N जाएगा ऊपर, n² ρL/A, है ना। तो ρL/A बोले तो क्या होगा, पुराना वाला रेजिस्टेंस, तो नया वाला रेजिस्टेंस इज n²/R। अब इससे क्या साबित हो, इससे क्या कैलकुलेशन समझ में आती है, अगर मान लो आपने लेंथ को 2 गुना बढ़ाए तो रेजिस्टेंस 4 गुना बढ़ेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे ना। अगर तुमने लेंथ को 3 गुना बढ़ाए तो रेजिस्टेंस 9 टाइम्स, 3 का स्क्वायर है ना, 9 टाइम्स बढ़ जाएगा। ये तुमको डायरेक्ट फॉर्मूला है। 2017 में नीट 2017 में क्वेश्चन आया था, डायरेक्ट यही पूछा गया था, रिलेशन पूछा गया था 2017 में। और एक क्वेश्चन जो है 2014 में या किसमें आया था वो मैं लूँगा अभी, अब थोड़ी देर में बोलूँगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, आफ्टर stretching if length of conductor is increased by X%, then resistance of conductor increases by twice X%, valid only if X is less than 10%। ये पावर से मल्टीप्लाई अगर n की वैल्यू 10% है, सो 10% से कम आ रही है कुछ, है ना, परसेंटेज इंक्रीज, इतने परसेंटेज से बढ़ा, तो अब n का पावर तो तुमको मालूम है 2 आता, और अगर जो भी पावर है तो उससे मल्टीप्लाई करते हैं अपन, है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट पावर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ट्वाइस X%। मगर ये फॉर्मूला से वैलिड कब तक रहता, अगर 10% से कम हो तो, 10% या उसके बराबर या उससे ज़्यादा हो तो फिर वो अपना बेसिक फॉर्मूला फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, वो भी एग्जाम्पल्स में देखेंगे हम। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं टॉपिक पे। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ लेंथ स्मॉल l एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल R, नहीं सॉरी A, is R, full stop।
if the length is doubled, if the length is doubled and area of cross section is halved, comma, then find the new resistance. Then find the new resistance. Stay there. देखो, resistance of a conductor of length L and area of cross section A is R. If the length is doubled and area of cross, देखो लेंथ को तुम डबल करोगे तो जाहिर बात है एरिया आधा हो जाएगा, है ना। तो मतलब यहाँ पर मैं साफ देख सकता हूँ, मैं लॉजिक से पता लगा सकता हूँ कि यहाँ n की वैल्यू 2 है ना। लेंथ को 2 टाइम्स इंक्रीज किया गया ना, तो रेजिस्टेंस में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो अब जो नया रेजिस्टेंस रहेगा, जैसे कि हम जानते हैं n² R होता है, तो R डैश इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4R, खत्म, फिनिश, है ना। एक उसको एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं आप, R डैश इज इक्वल्स टू रो L डैश अपॉन A डैश। तो फिर ये क्या हो जाएगा, रो L डैश कितना है आपका ट्वाइस L, A डैश क्या है आपका A/2, 2 जाएगा ऊपर, वो हो जाएगा 4, रो L अपॉन A, ये क्या होगा R, 4R। ये भी कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट फिर भी हम ठहरे हैं थी, जब और ज़्यादा छोटा है हमारे पास तो हम क्या के लिए ज़बरदस्ती बड़े टेक्निक में जाएंगे, बड़े स्टेप्स में जाएंगे। यहाँ लिखता हूँ मैं, ओ नालायको बातों में इन्वॉल्व मत हो जाओ। अब अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ, कम से कम उस पर ध्यान दो, तुम्हारा फ्यूचर टिका हुआ है यहाँ पे। अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल R, फुल स्टॉप, फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस if length and area of cross section is doubled। इस बार ये मत समझना कि इस बार स्ट्रेच किया गया वायर को, अपन पिछली बार बोल सकते थे कि स्ट्रेच किया गया होगा वायर को, इसीलिए लेंथ को डबल हुआ था, एरिया आधा हो गया था, है ना। यहाँ कुछ अलग मामला है, यहाँ शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं लगेगा। इस बार क्या दिया है, लेंथ को भी डबल किए तुमने और एरिया को भी, है ना। एक वायर के आगे दूसरा वायर जोड़ दिए होंगे ऐसा, और फिर उसके बाद नीचे और ऐसे वायर जोड़ के मोटा एरिया को भी बड़ा कर दिए होंगे तुमने। तो अब देखो क्या है, क्या आएगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है यार। कितना सेम नहीं रहेगा स्क्वायर, हाँ सेम रहेगा, दैट्स करेक्ट, सेम रहेगा, क्योंकि एक हाथ से लेंथ को डबल किया तो एरिया को भी डबल कर दिया आपने। R डैश इज इक्वल्स टू रो L डैश अपॉन A डैश, तो रो ट्वाइस L अपॉन ट्वाइस A। अब 2 और 2 हो गया कैंसल, R डैश इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A, R डैश इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा फिर R, वही वैल्यू रहेगी, कोई फर्क पड़ेगा नहीं।
कर ले बात कर। कुत्ते की तुम टेढ़ी की टेढ़ी चलेंगे साला, कितना भी बोल लो, है ना। If the length of wire is increased by 0.1%, comma, find the percentage increase in its length। लेंथ कहाँ से, रेजिस्टेंस। अगर भाई वायर की लंबाई को तुमने 0.1% से बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस कितने परसेंटेज से बढ़ेगा। नोट जो लिखाया था उसका पॉइंट नंबर 2 पढ़ो, बोलो कितना, 2 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ता सिर्फ 0.2%। I'm just said सिंपल देखो, परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज चेंज इन लेंथ। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0.1% यानी कि वो हो जाएगा 0.2%। इधर का क्वेश्चन हो गया। ये मस्त क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन नंबर कौन सा है मेरे, वो कलर डाल दी शायद नंबर मैंने। अब कौन सा आएगा, ये 4th है ना, 3rd ही है क्या, ऐसे कैसे। ठीक है ठीक है, ऐसी मैं मजाक कर रहा था। इफ द लेंथ, हाँ चेक कर रहा था, इफ द लेंथ ऑफ वायर इज इंक्रीज्ड, जल्दबाजी नहीं करना है इसमें, बाय 25%, फाइंड परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में कितने का परसेंटेज इंक्रीज होगा वो पता लगाइए। बोलो 50%, बोलो। हाँ भैया 10% से कम होगा, सॉरी। हाँ फॉर्मूला जो है वो ऐसा। तेरी आवाज़ की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, अच्छी बात है, नहीं ज़्यादा नहीं कम है ना, मोटी आवाज़ है ना तेरी। %25 से बढ़ाया गया। वो जो तुम डायरेक्ट पावर से मल्टीप्लाई करते थे ना 2 से, यहाँ नहीं चलेगा वो। नोट में तुमने देखे होंगे वो 10% के लिए बस। थोड़ा आराम से बोला कर यार, डर जाता मैं। अब ये कैसा है ना, वो पावर से मल्टीप्लाई करके जमेगा नहीं तुमको। फिर अब इसमें क्या कर सकते देखो, मैं पहले एकदम जो एग्जैक्ट मेथड है उससे सॉल्व करके देखूंगा, फिर एक बार शॉर्टकट से भी सॉल्व करके देखेंगे उसमें कुछ जुगाड़ होता है। कितना 25 देखो, if the length of wire is increased by 25%, in L2 is equals to L1 plus 25% of L1। तो L2 is equals to L1 plus 25 upon 100 into L1। L2 is equals to L1 plus 1/4 L1
L2 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 5/4 L1। तो नई लंबाई पुरानी लंबाई के साथ इस तरह से आएगी। तो नया एरिया पुराने एरिया के साथ क्या होगा, डिवाइड होगा इतना वैल्यू से, यानी कि क्या हो जाएगा 4A1/5। ये समझा क्या खेल? पहले इत्मीनान से, सुकून से, ठंडी तो सांस मत, जो भी है यहाँ गर्म सांसें जो अवेलेबल है वही लो। अब उसको थोड़ा सा देखो, इसने क्या बोला, लंबाई को 25% बढ़ाया गया। मतलब पुरानी लंबाई कितनी थी L1, उसमें तुमने कितना जोड़े 25%, 25% ऑफ L1। हमको मालूम है कैलकुलेशन के लिए परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ता है। 100 से डिवाइड किए 25/100 L1 जो कि हुआ 1/4 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद 5/4। अगर किसी भी वायर की लेंथ n टाइम्स बढ़ती है तो एरिया n टाइम्स कम होता है। तो 5/4 L1 5/4 टाइम्स बड़ा था ना वो, तो एरिया 5/4 टाइम्स कम होगा। तो A2 इज इक्वल्स टू A1/5/4 जो कि क्या हो जाएगा 4A1/5। ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, ये हो गया आपका। अब आगे मुझे देखना है कि अब नया वाला रेजिस्टेंस पुराने वाले रेजिस्टेंस के मुकाबले कितना है, तो कैसे निकालेंगे? तो अब नए वाले रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखो, R2 इज इक्वल्स टू रो L2 अपॉन A2, आया ना? रो L2 अपॉन A2। अब L2 की वैल्यू डाल क्या है, 5 रो डालो है जैसे कि वैसी 5/4 अपॉन L1, नॉट अपॉन यार, इंटू L1, 5/4 इंटू L1। अब A2 की वैल्यू डालो 4A1/5, 4A1/5। ये समझ में आया? अब ऐसा है, ये 5 को ऊपर लेके जाओ। देखो R2 इज इक्वल्स टू 5 ऊपर जाएगा बनेगा 25 और ये आ जाएगा 16। तो 16 बचेगा क्या फिर, रो L1 अपॉन A1। 25/16 अलग किया, रो L1 अपॉन A1 आ गया। फिर आगे क्या, मैं इसको लिख सकता हूँ, देखो R2 इज इक्वल्स टू 25/16 इंटू R1, 25/16 इंटू R1। मग पुढे का है, हमसे क्या पूछा गया है, परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। जिस किसी भी चीज़ का परसेंटेज इंक्रीज पूछा जाए, फॉर्मूला क्या है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, फाइनल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस अपॉन इनिशियल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय 100। अब R2 कितना है, 25/16 इंटू R1 माइनस R1 अपॉन R1 मल्टीप्लाई बाय 100। मग पुढे का है, ऊपर का R1 निकलेगा बाहर, नीचे के R1 से हो जाएगा कैंसल। सो है तो नहीं ना, उधर देख, मतलब सो तो नहीं क्या भैया ये। हाँ, तो अब देखो बचेगा क्या, 25/16 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 100। कितना हो रहा फिर वो, 9/16, 9/16 बराबर। तो फिर वो हो जाएगा, देखो परसेंटेज चेंज इन R इज इक्वल्स टू 9/16 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 25 में से 16, 9/16 मल्टीप्लाई बाय 100। 900 डिवाइडेड बाय 16, या जो भी है 900 डिवाइड बाय 16 कितना होता होगा ये देखो, 900 डिवाइडेड बाय 16 56.25 56.25%। दिस इज योर आंसर। दे फिफ्टी 56.25, 25% से बढ़ाया गया ना,
तो L2 इज इक्वल्स टू L1 प्लस 25% ऑफ L1, और वो कितना आया था अपना 5/4/L1, n इज इक्वल्स टू फिर क्या आ गया आपका 5/4, n इक्वल्स टू 5/4। देखो भाई, इसका शॉर्टकट एक ऐसा आ सकता है, सबसे पहले आपको L2 और L1 का मल्टीपल देख लो। L2 इक्वल्स टू L1 प्लस 25% ऑफ L1 आया यहाँ पे, तो आपने ये कैलकुलेशन करके यहाँ निकाला था कि L2 इज इक्वल्स टू 5/4 टाइम्स ऑफ L1, यानी मल्टीपल कितने का है 5/4 का, और 5/4 मतलब ये n है आपका, ये क्या है n है 5/4। अब मैं फाइनली डायरेक्ट यहाँ पर जा सकता हूँ कि परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू n स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 100, n स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 100, जिसमें n क्या होगा लेंथ का मल्टीपल है ना, लेंथ का मल्टीपल क्या आया था 5/4। देख यहाँ पर 5/4 का स्क्वायर क्या होगा 25/16, तो 25/16 माइनस 1 करेंगे, घुमा फिरा के वही आंसर आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कहता हूँ कि मान लो एग्जांपल, मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा बदलता हूँ, मैंने लेंथ को 50% बढ़ाया, तो L2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा फिर L1 प्लस 50% ऑफ L1, यानी L1 प्लस 50% यानी 50/100, L1 यानी 1/2 यानी कि 3/2, तो L2 इज इक्वल्स टू 3/2 टाइम्स ऑफ L1। अब यहाँ n की वैल्यू क्या आ गई फिर 3/2। अब परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू फिर क्या रहेगा, है ना, 3/2 का स्क्वायर क्या रहेगा 9/4 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 100, 9/4 माइनस 1 यानी कि 5/4 मल्टीप्लाई बाय 100, ये 1 ज़ा 2 ज़ा यानी 125 से बढ़ जाएगा। आया समझ में, लेंथ बढ़ा है ना, हाँ रेजिस्टेंस बढ़ेगा 125% से, 4 1 ज़ा 4, 25 ज़ा 25, 5 ज़ा 125% से वो बढ़ जाएगा आंसर। तो ये शॉर्टकट है, ये याद रखो, लिख के रखो कहीं, है ना, और ये भी लिख के रखो n क्या है ना, L2 इज इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ L1, तो फिर उसके बाद ये फॉर्मूला बनता है। तुम्हारा वक्त बचा लेगा ये काफ़ी हद तक के, बहुत ज़्यादा वक्त खा जा रहा है ये ऐसा करने में। ऑफकोर्स वो रेजिस्टेंस देख रहे हैं ना अपन, लेंथ डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज हुआ तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे, नहीं ना, लेंथ बढ़ाएंगे तो प्लस, नहीं इसमें प्लस क्या को आएगा, प्लस नहीं आएगा, वो चाहेगा नहीं सेम रहेगा, माइनस डिक्रीज रहेगा तो भी, क्योंकि R2 माइनस R1 है ना, ये माइनस साइन किसका है, आप फाइनल रेजिस्टेंस को इनिशियल रेजिस्टेंस से माइनस कर रहे हैं ना, है ना, आपका जो डिक्रीज होने पे यहाँ फर्क आ जाएगा n में, है ना, n की वैल्यू जो है 1 से बड़ी आ रही है अभी, और अगर डिक्रीज करोगे लेंथ को तो वो 1 से छोटी आएगी, तो अल्टीमेटली आंसर में फ़र्क आ ही जाएगा। चलो नीट 2013 का क्वेश्चन है, मैं ओरली बोल रहा हूँ। अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम, वायर ऑफ रेजिस्टेंस, देखना नहीं बस ऐसी ओरली बोल रहा हूँ मैं, सॉल्व कर लो, ओरली सॉल्व कर लो, मॉड्यूल का है वो क्वेश्चन। अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम, रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम, इज स्ट्रेच्ड ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ, इज स्ट्रेच्ड ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ, full stop, then the resistance of stretched wire will be,
अब बताओ क्या रहेगा, रेजिस्टेंस ऑफ स्ट्रेच्ड वायर। चलो ठीक है जान, तो लिख ही लो तुम, एक काम करो, लिख लो लिख लो लिख लो। अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ohm is stretched to twice its original length. Full stop. The resistance of stretched wire is, बोलो 16 बराबर, क्योंकि यहां पर n की वैल्यू क्या है 2, स्ट्रेचिंग में हमारा फॉर्मूला क्या है R2 इज इक्वल्स टू n स्क्वायर टाइम्स ऑफ R1, और n यहाँ पर क्या है 2, उसका स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय R1, R1 कितना है 4 ओम, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज इक्वल्स टू 16 ओम। The masses of 3 wires of copper are in ratio 1:3:5। बातें मत करो बे। And their lengths are in the ratio 5:3:1। Full stop. Find the ratio of their electrical resistance। Find the ratio of their electrical resistance। इधर का हुआ क्या भैया? The masses of 3 wires are in the ratio, 3 of the copper wire are in the ratio 1:3:5। M1 is to M3। H 5:3:1। Find the ratio of their electrical resistance। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का रेशियो क्या आएगा? R1 to R2 to R3 इज इक्वल्स टू। देखो R1 की अगर मैं वैल्यू डालूंगा तो रो, ध्यान दो इधर, रो L1 A1 इज टू रो L2 A2 is to रो L3 A3। तीनों में कॉमन क्या बात है? रो कॉपर, वही ना, कॉपर वायर है, तो तीनों में कॉपर वायर तो वही कॉमन है, तो निकालो बाहर, कैंसिल कर दो, बचेगा क्या? L1 अपॉन A1, L2 अपॉन A2, L3 अपॉन A3।
अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ L1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँगा, यहाँ L2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँगा, यहाँ L3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँगा। क्यों? अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा आपको। तो L1 स्क्वायर अपॉन A1 L1, L2 स्क्वायर अपॉन A2 L2, L3 स्क्वायर अपॉन A3 L3। क्या मैं इसको ऐसा कह सकता हूँ, L1 स्क्वायर अपॉन V1 इज टू L2 स्क्वायर अपॉन V2 इज टू L3 स्क्वायर अपॉन V3। V बोले तो क्या, वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम। अब आपके दिमाग में आएगा ऐसा क्यों किया, क्योंकि जैसे ही मैंने मास को देखा, मेरे पास मास का रेशियो है, इसका मतलब मेरे पास डेंसिटी का रेशियो है। मास का रेशियो है, इसका मतलब सॉरी डेंसिटी, और डेंसिटी में बोलेंगे वॉल्यूम का रेशियो है ना। मास क्या होता है, डेंसिटी अपॉन वॉल्यूम। अब मटेरियल सेम है तो भाई मैं क्या मान के चलूँगा, डेंसिटी सेम है ना। तो इस वजह से, तो अब अगर मैं कहूँगा कि देखो यार m1 इज टू m, जो मास इज इक्वल्स टू क्या है, डेंसिटी अपॉन, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो जो मास का रेशियो है वही डेंसिटी का रेशियो है। तो V1 इज टू V2 इज टू V3 इज टू 1 इज टू 3 इज टू 5। ओके, अब डालो फिर यहाँ पे वैल्यू L1 स्क्वायर, देखो मैं यहाँ लूँगा R1 इज टू R2 इज टू R3 इज इक्वल्स टू L1 स्क्वायर। L1 की वैल्यू क्या है 5, उसका स्क्वायर यानी कि 25 अपॉन V1 जो कि क्या है 1, R2 स्क्वायर यानी कि 9 अपॉन V2 कितना है 3, और L3 का स्क्वायर यानी कि 1 डिवाइड बाय V3 यानी कि 5। तो ये हो जाएगा 3, तो 25 इज टू 3 इज टू 1 अपॉन 5। एक बार चेक करूँगा मैं ये आंसर सही है कि नहीं। 25 इज टू 3 इज टू 1 अपॉन 5। L1 स्क्वायर ना, इसका रेशियो डालना पड़ेगा, L1 इज टू L1, हाँ L1 अपॉन L2 आएगा, L1 अपॉन L2 का स्क्वायर क्या आएगा 25 अपॉन 9 आएगा, बात सही है। और ये 9/1 आएगा, ये सही है। V1 इज टू V2 आएगा आपका 1 अपॉन 9, ये भी सही है। 1 अपॉन 3 इज टू 5, लग तो सही रहा है आंसर, ठीक है। मैं चेक कर लूँगा इसको, अगर गलत रहा तो मैं आपको बता दूंगा उसका क्या रहेगा। थोड़ा मेरे को हल्का फुल्का डाउट हो रहा है इसमें, ठीक है। किसका, इसका आंसर क्या आएगा 125 इंटू 27 इंटू, हाँ वो अगर आप उसको कॉमन उसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो मतलब नहीं यार 125 इंटू 27 कहाँ से हो रहा, वो फिर वो होगा 15 होगा। तुम कैसे बोल रहे, n स्क्वायर मल्टीपल को, R इज इक्वल टू, चलो देखते हैं अपन, रो तो नहीं, ये रेजिस्टिविटी का ही, ये डेंसिटी नहीं है। चलो ठीक है, रो L अपॉन A। चलो मैं एरिया से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, भैया ये डेंसिटी है, ये रेजिस्टिविटी नहीं है। वो शायद से मोबिलिटी है जो तुम बता रहे, m स्क्वायर का वो फॉर्मूला है ना, कौन सा फॉर्मूला बता रहे तुम्हें एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, मैं चेक करके बताता हूँ, मैं पर चेक कर लेंगे उसको, मैं अभी बता देता हूँ।